हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूं एंड आई टीच मैथ्स फॉर एनडीए, सीडीएस एंड डिफेंस एस्पायरेंट्स। आज की सीरीज में हम लोग जो मैथ्स का चैप्टर शुरू किए थे जिसका नाम था कोऑर्डिनेट एंड स्ट्रेट लाइन। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको 3 वीडियोज ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो आप उसमें उसको देख सकते हैं। जिन्होंने नहीं देखा है, जिन्होंने देखा उनके लिए अच्छी बात है। तो उसमें आपने तीनों वीडियो में ये समझा था कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम, निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। और जैसा कि आपको पता है एनडीए और सीडीएस के दोनों के सिलेबस में ये है और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी आसान और बढ़िया चैप्टर है, लॉजिकल चैप्टर है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आप सीखने को आपको मिलता है। तो कॉनिक सेक्शन पढ़ने के बाद आज उसी का एक और अच्छा सा टॉपिक जहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं, उसका नाम है स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। हो सकता है कुछ बच्चे इसको पढ़े भी हो पहले से, वो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, उसमें कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे कई सारे जिस इसमें जो वीडियो बनेंगे वो आपको मिलने वाले हैं। तो गेट रेडी टू वॉच दिस वीडियो। पेन और पेपर लेके ज़रूर बैठ जाइएगा, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का ढंग होगा, अगर आप मेरा वीडियो देखते होंगे तो पता होगा कि पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, बेसिक समझाता हूँ, उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन रखता हूँ, फिर उसी क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, आपका तरीका क्या होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो जब भी मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ तो मैं आपसे बोलता हूँ कि थोड़ा वीडियो को वॉच करें, पहले खुद से ट्राई करें क्वेश्चन सॉल्व करने की। हो सकता है आप लगा ले जाए, ना लगा पाते हैं तब फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए, तो आपको एक क्लिक मिलेगा, आपका माइंड उसी टाइप से वर्क करने लगेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने देख लिया बोर्ड पे लिखा हुआ है, टॉपिक का नाम है हमारी स्ट्रेट लाइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्ट्रेट लाइन मतलब क्या होता है? सरल रेखा। सरल रेखा, और ये एनडीए, सीडीएस और अदर डिफेंस एग्जाम में, इसके अलावा और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले समझते हैं स्ट्रेट लाइन होती क्या है, क्या होती है सरल रेखा। स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन की हम बात करें तो इसमें है अ स्ट्रेट लाइन इज द लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स। A straight line is the locus of all those points which are collinear with two given points. सरल रेखा, सरल रेखा उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जो दिए गए किन्हीं दो बिंदुओं के संरेख होते हैं। क्या होता है? तो स्ट्रेट लाइन जो हो गई, एक ऐसा लाइन होती है उस पॉइंट्स के, उन सभी पॉइंट्स के लोकस होते हैं जो किसी दिए गए दो पॉइंट से कोलिनियर होते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है कोलिनियर, तो कोलिनियर को जरा समझ लेते हैं। जो जानते हैं अच्छी बात है, नहीं तो समझ लें। कोलिनियर मीन्स होता है संरेख, संरेख यानी एक ही रेखा में स्थित। तो कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब हो गया ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन के अंतर्गत आते हैं, मतलब एक लाइन वहाँ से बनाई जा सकती है, एक ही सीध में होना चाहिए। अ लाइन कैन बी ड्रॉन, ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने बना भी रखा है कि 2 गिवन पॉइंट थे, जैसा कि लिखा भी गया है कि ये लोकस होता है। किसका लोकस होता है? उन सभी पॉइंट्स का दो एक ही सीध में होते हैं। तो 2 पॉइंट हमने यहाँ पे गिवन पॉइंट लिए हैं। यहाँ देखिए आप बहुत सारे डॉटेड पॉइंट हैं, लेकिन एक लाइन इनसे आराम से खींची जा सकती है और सभी एक सीध में हो गए। इसीलिए इस तरीके से जितने भी पॉइंट्स बनते हैं उनसे बनने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उनको क्या बोलते हैं? लाइन। तो आप सभी जानते हो कि कोई भी लाइन बनाने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट का होना जरूरी है। 2 पॉइंट अगर आपको मिल जाते हैं, मान लीजिए 2 पॉइंट है P एंड Q, तो इनको सीधे सीधे मिला दिया जाए तो जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड लाइन। तो एक लाइन, एक रेखा बनाने के लिए 2 पॉइंट का होना जरूरी है। ये तो हो गई इसकी बात। कोलिनियर आपने समझ लिया। अगर लोकस नहीं जानते हो तो लोकस बता देता हूँ। लोकस मतलब होता है बिंदुपथ। बिंदुपथ, देखिए मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ तो आपको पहले ही पता है, मैं हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलता हूँ। एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, अच्छे लेवल तक की क्वेश्चन में कराता हूँ। लेकिन जरूरी इस बात ये होता है कि आप जितना चीज़ें स्टार्टिंग में उसको अच्छे से पढ़ लें, बिकॉज दे आर द इंग्रेडिएंट्स फॉर यू। अगर आपके इंग्रेडिएंट, आपके इनपुट अच्छे हैं तो आगे आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होती। लोकस क्या होता है? बिंदुपथ। बिंदुपथ ऐसी चीज़ होती है कि कोई भी एक पॉइंट होता है P, ये मूविंग पॉइंट होता है। मूविंग पॉइंट यानी जो मूव कर सकता हो, तो ये किसी भी डायरेक्शन में चल सकता है। मान लीजिए ऐसे चलता है इस तरीके से, तो ये इसका लोकस हो गया। ठीक है, कर्व बना के चलता है, सीधा सीधा भी बन सकता है। तो यहाँ पे एक कर्व इसने बनाया, तो बिंदुपथ
नाम ही इसका हिंदी में अगर वो निकाला जाए तो बिंदु मतलब होता है पॉइंट और पथ मतलब उसका रास्ता। जिस तरीके से वो चला हुआ है इसी को बिंदु पथ बोलते हैं ना। तो ऐसे ढेर सारे स्ट्रक्चर बनते हैं। ऐसे आगे हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे जब कॉनिक सेक्शन पढ़ रहे होंगे। तो आप देखेंगे पैराबोला बनता है, हाइपरबोला बनता है, एलिप्स बनता है, दीर्घवृत्त, इस टाइप की चीज़ें बनती हैं। क्यों बनती हैं? क्योंकि पॉइंट जो होता है मूव कर रहा होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस बेसिक था। क्या होता है स्ट्रेट लाइन वो मैंने समझाया। अब पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन और टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट करके लिख लीजिए। आइए हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं और स्ट्रेट लाइन सरल रेखा में जो पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है स्लोप या फिर ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन, दैट मीन्स रेखा की प्रवणता। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले हमारे पास एक ये है 2D प्लेन। इसको क्या बोलते हैं? दैट इज 2D प्लेन, 2 डायमेंशनल प्लेन। अगर आपको पता हो तो 2D प्लेन में होता क्या है? 2D प्लेन जो ये आपका व्हाइट बोर्ड है ये आपका 2D प्लेन है। 2D प्लेन इसलिए बोला जाता है कि बिकॉज इट हैज़ 2 डायमेंशंस, दैट मीन 2 भुजाएं होती हैं इसमें और उनका नाम क्या होता है? एक एक्स एक्सिस होता है, दूसरा वाई एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस हो गया, एक्स अक्ष हो गया, और दूसरा इसके परपेंडिकुलर होता है जो 90 डिग्री पे बन रहा होता है, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस या फिर वाई अक्ष। अब इसमें कोई भी चीज़ होता है, किसी पॉइंट को अगर कोऑर्डिनेट में इसमें दिखाना है तो मान लीजिए ये पॉइंट है बी, तो इसके हम कोऑर्डिनेट दिखाते हैं, और ये पॉइंट ये है तो इसके हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं। अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखना है तो हमने पढ़ा है कि x1 y1 लिखा जाता है। दूसरा अगर पॉइंट ले लूँ बी तो इसके कोऑर्डिनेट लिखना है तो x2 y2। x2 y2 का मतलब x के अलॉन्ग में इसकी डिस्टेंस कितनी है, y2 का मतलब हो गया y के अलॉन्ग में कितनी डिस्टेंस है। जब हम 3 डायमेंशन पढ़ते हैं तो एक और डायमेंशन आने की वजह से वहाँ पे x1 y1 और z1 भी आ जाता है। अभी यहाँ पे 2 ही डायमेंशन होती हैं, लेंथ और ब्रेथ। तो एक तो ये हो गया इसका पॉजिटिव डायरेक्शन, एक इसका पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया y, इसलिए 2 पॉइंट यहाँ पे लिखे जाते हैं। किसी भी पॉइंट को लिखने का तरीका होता है। मान लीजिए जैसे पॉइंट P हमें एक लेना है, ये पॉइंट P हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 2,3। ये होता है पॉइंट को लिखने का तरीका। अब स्लोप की बात कर लेते हैं। एक लाइन हमने लिया है जिसका नाम है लाइन AB। तो इसका स्लोप क्या होता है? स्लोप पहली बात तो ये लाइन थोड़ा सा झुकी हुई होती है, किसके साथ? हमेशा इसका हम झुकाव निकालते हैं, झुकाव यानी इंक्लिनेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन मतलब क्या होता है? झुकाव। देखिए स्लोप मतलब होता है प्रवणता या फिर ढलान, और इंक्लिनेशन मतलब होता है झुकाव, कि वो लाइन जो है एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन, ये कौन सा होता है? ये पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन या फिर धनात्मक दिशा। इतना तो आपको पता ही होगा कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन होती है एक्स की। नहीं पता है तो जान लीजिए, इस साइड पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में हम देखते हैं हमेशा कि लाइन के झुकाव कितना है, उसका इंक्लिनेशन कितना है। तो उसी इंक्लिनेशन को जब हम टेंजेंट के रूप में लिख देते हैं m = tan थीटा, दैट इज कॉल्ड द स्लोप। समझ में आया? झुकाव को हम थीटा एंगल से यहाँ पे डिनोट कर रहे होते हैं। तो यानी कुल मिला के हमें यहाँ पे जो एंगल होता है वो फाइंड करना रहता है, जिसको हम अल्फा बीटा या फिर थीटा लिख रहे होते हैं। तो ये इसका हो गया इंक्लिनेशन यानी झुकाव। इसी झुकाव का हम टेंजेंट जब लिखते हैं, टेंजेंट मतलब होता है tan के साथ में लिखना, तो वो जो बन जाता है उसको हम स्लोप बोलते हैं, और स्लोप को m से लिखा जाता है। तो m = हो जाता है tan थीटा। ये किसी भी लाइन के लिए, स्ट्रेट लाइन के लिए हो सकता है। समझ में आया? स्लोप, प्रवणता, m = क्या हो जाएगा? tan थीटा। तो जब भी आपको ज़रूरत पड़े एंगल बता दिया जाए किसी लाइन का, तो x के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ उसका इंक्लिनेशन या झुकाव कितना है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, तो उसका स्लोप बताइए। तो आप निकालेंगे m = tan थीटा। जैसे कह दिया जाए यहाँ पे कि ये जो एंगल बन रहा है ये है 45 डिग्री का, तो आप कहेंगे इसका स्लोप बहुत ही आसान है निकालना। हम लिखेंगे m = tan थीटा, थीटा है 45, तो tan 45 यहाँ पे डाल देंगे। तो tan 45 जैसे लिखेंगे m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अगर कोई कह देता नहीं ये 60 डिग्री है, तब आप क्या करेंगे? m = लिखेंगे tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू हो गई 60 डिग्री। tan 60 का मान सभी को पता होगा, ये हो जाता है आपका m = √3। तो आसान है ना, बहुत इजी है किसी भी लाइन का स्लोप निकालने का तरीका। अब हम पढ़ते हैं कि और बाकी चीज़ों के बारे में स्लोप। जैसे ये एक्स एक्सिस होता है, ये भी अपने आप में एक लाइन होती है, ठीक है। तो अगर इसका स्लोप पूछा जाए कि एक्स एक्सिस का स्लोप कितना है, तो ये हो जाता है m = कितना हो जाता है? m = हो जाएगा 0 डिग्री। क्यों 0 होगा? अभी आगे मैं समझाता हूँ। दूसरा, अगर y एक्सिस का स्लोप पूछा जाए, इसका स्लोप कितना है, तो इसका स्लोप अगर हम निकालेंगे तो ये m = हो जाता है इनफाइनाइट। ये आपको अलग से याद रखना है, ठीक है। क्यों होता है?
अभी मैं आगे बताऊंगा, कुछ लोगों को पता भी होगा। पहले इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इस पर डिस्कस करते हैं। आइए, हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रेट लाइन और इसमें हम लोग बात कर रहे हैं स्लोप की। स्लोप यानी उसकी प्रवणता या फिर ढलान। तो स्लोप इन डिफरेंट कंडीशन, कुछ स्पेशल कंडीशन होती हैं जिसमें किसी लाइन का जो स्लोप होता है वो अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, वही हमें देखना है। तो सबसे पहले अभी मैंने बताया था कि अगर एक्स एक्स का स्लोप पूछा जाए तो वो होता है m इक्वल टू 0। स्लोप क्या हो जाता है इसका 0, एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है। तो यही बात यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखिए स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस और अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चाहे एक्स एक्सिस की बात किया जाए या फिर कोई लाइन है वो पैरेलल मतलब होता है समांतर, तो वो तो क्या होनी चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। किसके पैरेलल होना चाहिए, एक्स एक्सिस के। एक्स एक्सिस या उसके पैरेलल जितनी भी लाइन है सबका स्लोप क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, m इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि m इक्वल टू होता है tan थीटा होता है, ये हमने पढ़ा है। और एक्स एक्सिस का एक्स के साथ में ही, क्योंकि मैंने बताया था कि जो एंगल होता है हमेशा एक्स एक्सिस के साथ में ही उसको मेजरमेंट उसका किया जाता है कि एक्स के साथ उसका झुकाव कितना है। तो एक्स के साथ एक्स का खुद का कितना एंगल बनेगा, तो आप कहेंगे 0 डिग्री बनेगा। तो 0 डिग्री बनेगा तो हम tan 0 लेंगे और tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, इसीलिए m की वैल्यू कितना आ जाएगा, tan 0। गॉट इट, ओके। नेक्स्ट पे आ जाइए, फिर लिखा है स्लोप ऑफ वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस जो इसके परपेंडिकुलर यानी लंबवत होता है उसका अगर स्लोप कह दिया जाए तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस और अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो स्लोप ऑफ वाई एक्सिस बोला जाए या फिर कोई रेखा है, कोई लाइन है जो वाई एक्सिस के पैरेलल है यानी समांतर है, तो उसका अगर स्लोप पूछा जाए तो ये हो जाएगा m इक्वल टू इनफाइनाइट। यहाँ पे मैंने लिखा था ना m इक्वल इनफाइनाइट। तो ये m इक्वल टू इनफाइनाइट या अनंत क्यों हो जाता है, इसलिए हो जाता है क्योंकि आप अपना स्लोप वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आप लिखेंगे m इक्वल टू tan थीटा। और अगर y एक्सिस की बात करें तो x के साथ में इसका मेजरमेंट किया जाता है तो कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, हमने पढ़ ही रखा है कि हमेशा 90 डिग्री पे होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ जब थीटा की वैल्यू आप 90 रखेंगे तो tan 90 जैसे ही रखते हैं तो tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू याद कर लीजिएगा, tan 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, इसलिए m इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर है इतना। तो एक्स एक्सिस हो या फिर उसके पैरेलल लाइन जितनी लाइन बनेगी सबका स्लोप कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मीन्स आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ये एक्स एक्सिस हमने लिया यहाँ पे, ये हो गया एक्स एक्सिस, तो इसका भी स्लोप 0, इसका स्लोप तो 0 होता ही है। एक मिनट, इसके पैरेलल जितनी भी लाइन खींची जाएंगी चाहे ऊपर चाहे नीचे, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं सबका स्लोप कितना हो जाएगा, सबका स्लोप 0 ही हो जाएगा इसके साथ, क्योंकि ये 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी इसलिए। अब दूसरी बात करते हैं कि एक लाइन ये है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो अगर ये वाई एक्सिस का स्लोप कहा जाए तो ये इनफाइनाइट होता है, इसके पैरेलल चाहे जितनी लाइन आप खींचते जाएं दोनों साइड में सबका स्लोप कितना होगा, इनफाइनाइट ही होगा, क्योंकि ये जितनी भी लाइन बनेगी चाहे ये सारी की सारी 90 डिग्री बना रही होंगी। बात समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा हमारा जो पॉइंट है ये है स्लोप ऑफ अ लाइन फॉर्म्ड बाई A एंड B। दो पॉइंट है हमारे पास A एंड B और इनके कोऑर्डिनेट अगर आपको बता दिए जाए तो A का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और B का कोऑर्डिनेट है x2 y2। यहाँ पे हमने लिखा भी था, दो पॉइंट है हमारे पास A और B, और इसका अगर आपको स्लोप निकालना हो तो आप इनके कोऑर्डिनेट निर्देशांक देख लीजिए कितना है। एक पॉइंट A का है x1 y1 और पॉइंट B का है x2 y2। ये चीज़ अगर आपको गिवन और कह दिया जाए स्लोप निकालिए तो बहुत ही आसान फॉर्मूला होता है इसका निकालने का। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1। y2 दूसरे वाले पॉइंट का y2 लेना है, यानी ऑर्डिनेट और एब्सिसा एक्स वाई क्या होते हैं, एक्स वाई ऑर्डिनेट होते हैं, ये ऑर्डिनेट होता है। और y के बारे में आपको पता है ये क्या होता है, एब्सिसा होता है। भुज और कोटि जिसको बोलते हैं। तो m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, बस इतना सा लगाना। बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर आप अलग से लिख लीजिए इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका आगे जरूरत पड़ने वाली। तो तीन चीज़ें हमने सीखा, एक तो एक्स एक्सिस का स्लोप, दूसरा वाई एक्सिस का स्लोप या इसके पैरेलल लाइन का स्लोप, और तीसरा हमने सीखा कि कोई भी दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता हो तो हम उनका स्लोप आसानी से निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला यूज करते हुए। ठीक है, इसको अच्छे से बना लीजिए, लिख लीजिए, फिर इस पर देखते हैं आगे की चीज़ें क्या है उसको हम समझते हैं। चलिए देखते हैं।
हम लोग पढ़ रहे हैं अब आगे का टॉपिक जो है हमारा, इसका नाम है एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो रेखाओं के बीच का कोण। तो हम क्या पता करेंगे, दो रेखाओं के बीच का कोण, एंगल बिटवीन टू लाइंस। मान लेते हैं ऐसी कोई दो लाइन होंगी, एक लाइन हमने यहाँ पे बना रखा है, पी क्यू नाम की लाइन है, दूसरा है आर एस। पी क्यू और आर एस दो लाइन हैं, इनके बीच का कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा क्योंकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जो एंगल है उसको हमने नाम दे दिया है अल्फ़ा। तो हमारे पास दो लाइन है पी क्यू एंड आर एस। पहले का स्लोप लिख रखा है मैंने, m1 लिखा है, दूसरे का स्लोप कितना है, m2। स्लोप आप समझ ही गए हैं प्रीवियस वाले टॉपिक में कि स्लोप क्या होता है। तो अगर आपको बता दिया जाए कि दो लाइन ऐसी हैं जिनका स्लोप m1 और m2 है और इनके बीच का एंगल अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा कितना होगा ये आपको बताना है डिग्री में या फिर रेडियन में। तब हम क्या करेंगे, लेट अल्फ़ा इज द एंगल बिटवीन टू लाइन्स। ऐसा हम मान लेते हैं कि अल्फ़ा दोनों लाइन के बीच का एंगल है, कोण है, विद स्लोप्स m1 और m2, जिनके स्लोप कितना दिए गए हैं, m1 और m2 दिए गए हैं। तब हम एंगल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, हम यूज करेंगे tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। यानी स्लोप जो आपको दिया जा रहा है, गिवन है, उसी स्लोप से हम डायरेक्ट निकाल पाएंगे इनके बीच का एंगल कितना है। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, tan अल्फ़ा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके लिए रहेगा क्योंकि यहाँ से आप डायरेक्ट दोनों एंगल के बीच का, दोनों लाइन के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। द टू लाइन्स आर पैरेलल। अब कुछ कंडीशंस बन जाती हैं इसमें डायरेक्ट जो आप पता कर सकते हैं। द टू लाइन्स आर पैरेलल। पैरेलल मतलब होता है समांतर रेखाएं। दोनों रेखाएं जिनकी बात हो रही है, दोनों रेखाएं पैरेलल कब होंगी, इफ m1 इक्वल टू m2। अगर उनका स्लोप समान हो जाए तो m1 बराबर m2 हो जाए, दैट मीन्स दो लाइन्स आर पैरेलल, यानी समांतर रेखाएं हैं। फिर दूसरी इसमें कंडीशन है हमारे पास, दूसरी कंडीशन ये है, द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर। दोनों रेखाएं परपेंडिकुलर होंगी, लेकिन परपेंडिकुलर का मतलब हो गया लंबवत होंगी। क्या कंडीशन होगी, इफ m1 m2 इक्वल टू -1। अगर उनके स्लोप का प्रोडक्ट जो है -1 आ जाए तो हम कहेंगे दे आर परपेंडिकुलर, एक दूसरे के लंबवत हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यही फॉर्मूला हम लोग यूज करके निकाले हैं कंडीशंस। जैसे अगर वो कह रहा है कि दो लाइन पैरेलल हैं, तो पैरेलल होने का क्या मतलब कि ये दोनों लाइन इस तरीके से रहेंगी, ऐसे ये पैरेलल होंगे। तो लाइन अगर दो पैरेलल हो गई इस तरीके से, तो लाइन पैरेलल होने का मतलब इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, कोई एंगल ही नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे हम रखेंगे tan 0। tan 0 अगर आप रखते हो तो आप देखो क्या बनेगा, tan 0 की वैल्यू 0 इक्वल टू हो जाएगा ये m1 माइनस में m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। अब ये लेफ्ट साइड 0 आ गया, ये पूरा पार्ट इससे टकराएगा तो खुद 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से जो टकराता है वो खुद 0 हो जाता है। तो आपको ये पता है, तो m1 माइनस m2 इक्वल टू हो जाएगा 0, m1 माइनस m2 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, m1 बराबर मिल जाता है m2 हो जाता है। तो यहीं से वो कंडीशन निकली है जिससे हमें पता चलता है कि अगर दो लाइन के स्लोप इक्वल हैं, दैट मीन्स दे आर पैरेलल। वो कैसी होंगे, समांतर रेखाएं होंगी, ऐसे सीधी सीधी जा रही होंगे, रेल की पटरी की तरह, बीच में कोई भी एंगल नहीं बन रहा होगा। अब दूसरी बात, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर। लंबवत क्या बनेगी, तो हमने यहाँ पे लिखा है कंडीशन m1 और m2 क्या होना चाहिए, -1। कैसे होना चाहिए, इसी से ये भी निकला है, आइए निकाल के दिखाते हैं आपको। परपेंडिकुलर का आपको मतलब पता होगा, परपेंडिकुलर मतलब होता है एक दूसरे के लंबवत, जो इस तरीके से आगे पड़ रही होती है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर। कि एक लाइन ऐसी है और दूसरी इस तरीके से ऐसे है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर हैं तो आपसे पूछा जाए इनके बीच का एंगल कितना है, तो परपेंडिकुलर नाम ही अपने आप में बताता है कि 90 डिग्री का एंगल है। दैट मीन्स अल्फा आपको कितना लेना पड़ेगा, अल्फा आपको लेना पड़ेगा 90 डिग्री। तो जैसे ही आप यहाँ tan 90 रखते हैं, तो tan 90 रखेंगे तो tan 90 हो जाएगा m1 माइनस m2, ये था, ये हमने फॉर्मूला लिख रखा था, अपॉन में 1 प्लस m1 m2, इतना लिख दिया। अब tan 90 की आपको पता है tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे tan 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। यही होता है ना इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को एक चीज़ आप और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इनफाइनाइट हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/0 लिखा जा सकता है, क्योंकि 1 बाई समथिंग बाई 0 क्या होता है, इनफाइनाइट ही होता है। जैसे ही इनफाइनाइट को हमने 1/0 लिखा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पार्ट m1 m2 0 हो जाएगा। आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0। 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0 मिल गया, तो यहाँ से m1 m2 निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा, m1 m2 हो जाएगा -1। तो दो कंडीशन आपके पास हो गई, एक ये जो आपको बताएंगी कि दो लाइन पैरेलल हैं या फिर परपेंडिकुलर। इसके अलावा अगर कुछ पूछा जाए कि उनके बीच का एंगल कितना है, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, tan अल्फा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। आई होप आप ये टॉपिक समझ गए होंगे अच्छे से, तो इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ मुस्कुराते हुए, ठीक है।
आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशंस ऑफ लाइंस। इक्वेशन ऑफ लाइंस, रेखाओं का समीकरण। तो रेखाओं के अलग अलग समीकरण होते हैं, इक्वेशन होती है, उनको अभी हम समझेंगे। तो यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखते हैं, उसके पहले मैं आपको ग्राफ से समझाता हूँ। देखिए ये हमारा है 2D प्लेन जिसमें एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है। अगर इक्वेशन की बात हम कर ही रहे हैं तो ये दोनों भी एक लाइन होती है, क्योंकि एक्स एक्सिस भी एक अपने आप में लाइन ही है। ये हो गई लाइन एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष भी एक लाइन है और दूसरा वाई एक्सिस भी अपने आप में एक लाइन है। तो ये दो लाइन है, तो पहले इन्हीं की इक्वेशन की बात कर लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए एक्स एक्सिस का इक्वेशन कितना होगा, उसका समीकरण कितना होगा, तो हम लिखेंगे इसका इक्वेशन होता है y = 0। ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्यों हो जाती है, क्योंकि इस लाइन पे हर जगह पे जो y होगा वो क्या होता है, वो 0 होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। इसीलिए इसका इक्वेशन क्या बनती है, y = 0। और अगर आपसे कह दिया जाए x = y एक्सिस का इक्वेशन कितनी होगी, तो y एक्सिस ये होगी, ये भी अपने आप में एक लाइन है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x = 0। यही होगी ना। क्यों x = 0, क्योंकि इस पूरे लाइन पे कहीं भी अगर आप पॉइंट लेते हैं तो y की तो वैल्यू होगी, अगर आप ऊपर जाते हैं तो प्लस में होगी, नीचे जाते हैं तो माइनस में होगी, लेकिन x की वैल्यू ऑलवेज विल बी 0। इसीलिए इस पूरे लाइन की इक्वेशन क्या बन जाती है, x = 0। तो अगर आपसे पूछा जाए x एक्सिस की इक्वेशन तो y = 0, y एक्सिस की इक्वेशन, y एक्स का समीकरण कितना होगा, तो हम कहेंगे x = 0। ये हो गई दो बातें। अब अगर इसके पैरेलल लाइन बना दिया जाए, तो अगर कह दिया जाए x के पैरेलल लाइन है, तो x के पैरेलल लाइन जो होगी, जो इस तरीके से जाएगी, ऐसे ये पैरेलल लाइन होगी, तो इसकी अगर इक्वेशन की बात किया जाए तो इसकी कोई ना कोई डिस्टेंस होगी। तो ये डिस्टेंस अगर आप a मान ले कि y एक्सिस से ये a डिस्टेंस पे है, तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसकी इक्वेशन बनेगी x = a। ये पैरेलल लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, उसके समांतर रेखा का समीकरण। यही लाइन अगर नीचे की साइड में ऐसे होगी, तो नीचे की साइड में होगी और ये डिस्टेंस a दे दिया जाए, तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x = -a। ठीक है, तो नीचे साइड में रहेगी तो -a, ऊपर रहेगी तो a, क्योंकि नीचे जाएंगे तो y की जो डिस्टेंस होती है वो नेगेटिव होती है। अब दूसरी बात हो गई, y की पैरेलल लाइन अगर बनाया जाए तो y के पैरेलल लाइन अगर हम इस साइड में लेते हैं ऐसे, तो ये नेगेटिव है x का, तो ये a डिस्टेंस बोल दिया जाए, a डिस्टेंस पे है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, x = -a। और यही लाइन अगर एक पैरेलल लाइन इस साइड में खींच दिया जाए, ऐसे जो जा रही हो, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x = a। कब हो जाएगी, जब यहाँ से यहाँ तक का एक डिस्टेंस बता दिया जाए a। तो ग्राफ से थोड़ा बहुत समझ गए होंगे, बाकी चीज़ें मैंने यहाँ पॉइंट बना के लिख दिया हुआ है। अगर पूछा जाए इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, x अक्ष का समीकरण कितना होगा, तो हम क्या बताएंगे, y = 0। क्यों 0, क्योंकि उस लाइन पे सारी y की सारी वैल्यू 0 होती है। फिर अगर आपसे कह दिया जाए इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, y एक्स की इक्वेशन या y अक्ष का समीकरण कितना होगा, तो क्या बोलेंगे, x = 0 बोल देंगे। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x = 0। अब तीसरा पॉइंट हमारा जो है ये भी काफ़ी अच्छा है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। एक लाइन की इक्वेशन जो कैसी है, जो कि पैरेलल है, किसके पैरेलल है, y एक्सिस के, जो मैंने अभी बना के दिखाया, दोनों साइड बन सकती हैं। अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन की ही बात करें तो क्या एंड, और आपको क्या दिया जाए, एक्सिस एंड अ डिस्टेंस a फ्रॉम इट। जो डिस्टेंस मैंने दूरी को a मान रखा था, अगर वो डिस्टेंस a दे दिया जाए तो इक्वेशन बन जाएगी x = a। ठीक है, क्या बनेगी, x = a, लेफ्ट साइड में होगा तो -a। फिर आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। x एक्सिस के पैरेलल लाइन बताना है, x अक्ष के समांतर समीकरण बनाना है। ठीक है, तो x के अगर पैरेलल है, तो अगर x के पैरेलल है तो क्या हो जाएगी, y = 0 हो जाएगी। पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा तो y 0, नेगेटिव में होगा तो y = -a। क्या इतनी बात समझ में आ गई। तो इस टॉपिक में हमने 4 बातें सीखी। एक तो x एक्सिस का इक्वेशन y = 0, y एक्सिस का, y एक्स का समीकरण x = 0, और y के पैरेलल लाइन जितनी भी बनेगी उनका इक्वेशन क्या बनेगा, x = a। आपको वैल्यू दिया जाएगा 2, 3, 4 यूनिट इस तरीके से दिया जाएगा। और x के पैरेलल की जितनी भी लाइन बनेगी, x के पैरेलल जितनी लाइन बनेगी वह क्या हो जाएगा, y = 0। ठीक है, तो y और x, ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ा जाए, चलिए इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाँ, मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। देखिए 4 पॉइंट हैं, चारों बना लीजिएगा। y के पैरेलल का होने का मतलब, ये y एक्सिस होता है, इसके पैरेलल रहेगा तो राइट साइड में या तो पैरेलल हो सकती है या तो लेफ्ट साइड में। y राइट में पैरेलल होगी, तो यानी आप x के अलॉन्ग में चल रहे हैं तो x की कुछ ना कुछ वैल्यू लिखा जाएगा, इसलिए x = a लिखा जाता है, a का जो मान दिया जाएगा।
y के पैरेलल होने का मतलब, x के पैरेलल होने का मतलब ये है x एक्सिस, या तो इसके राइट साइड में बनेगी या तो लेफ्ट। राइट साइड में बनेगी तो y की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो इसलिए y बराबर a लिख दिया जाएगा। गॉट इट। चलिए इसको बना लीजिए, लिख लीजिए। और आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। इसमें हम लाइन के डिफरेंट फॉर्म पढ़ रहे होंगे और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से हमने सीखा है बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद एवरीवन।